अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाइव की सुबह में मैं सना फैसल आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, हाल चाल खैरियत से है? 2014 कैसा गुजर रहा है? उम्मीद है कि 2014 अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। उमूमन क्या होता है, अच्छा ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई यूं भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? होता यह है कि उमूमन आपने देखा होगा कि पियानो जो बजाए जाते हैं वो हाथ से बजाए जाते हैं। उमूमन लोग बैठ के बजाते हैं या खड़े होकर बजाते हैं, बट हाथों का इस्तेमाल करते हैं। बट इटली में एक ऐसा शॉपिंग प्लाजा है, कैन यू बिलीव दिस, कि ऐसा शॉपिंग प्लाजा है कि वहां पर एक ड्यू हैकलनुमा पियानो रखा हुआ है और जो है उससे उस पे जो वो पियानो बजाते हैं वो उछल के, कैन यू इमेजिन, वो उछल के दो अफराद जो है वो उस पियानो को बजाते हैं और इस पियानो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बड़े एंटरटेन होकर जाते हैं। तो भाई ये भी एक डिफरेंट तरीका है कि पियानो तो सब बजाते हैं मगर पाँव से बजाना और वो भी उछल उछल के बजाना, ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है। भाई चलो आप रुक के तो आराम आराम से तो बजा लो, बट उछल उछल के उनकी इतनी सेटिंग है जबरदस्ती कि वो बड़े अच्छे, और उससे जो निकलने वाला साउंड है और जो धुनें वो लोगों को बड़ी इंप्रेस करती हैं और काफी दूर दूर से जो लोग हैं वो उसको देखने आते हैं। अच्छा, कुछ अपने प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हमारे प्रोग्राम के 2 सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे पॉमिस्ट इफ्तिखार हैदर। तो जो हजरात जो हैं वो अपनी, अब पॉमिस्ट है तो जाहिर सी बात है हाथ तो दिखाना पड़ेगा ना, बाकी डिटेल तो मैं उनसे खुद पूछूंगी। तो जिन लोगों को इस इल्म से इंटरेस्ट है तो वो भी बैठ के देखिए कि मालूम करेंगे कि ये कितना वसी इल्म है और क्या ये सब सच होता है। क्योंकि कुछ इस तरह की ख्याल सराइयां भी सुनी गई हैं कि हाथ दिखाना गुनाह होता है और पहले से जो है वो किस्मत की लकीरों का हाल जान लेना जो है ये भी गुनाह होता है। और दूसरा ये भी सुना गया है कि हाथ की लकीरें जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं। तो अक्सर तो पॉमिस्ट मैंने देखा है कि लोगों को देख के बता देते हैं कि आपके हाथ में 2-2 शादी की लकीरें हैं, लेकिन क्या होता है उनकी शादी एक ही होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, कुछ सच भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती। ये अपने अपने अकीदे की बात है कि किसका कितना बिलीव है, ये हम उनसे जानेंगे। यानी कि फर्स्ट हाफ में हमारे साथ मौजूद होंगे इफ्तिखार हैदर, सेकेंड हाफ में जो हमारे साथ मौजूद होंगे वो डायरेक्टर हैं थेस्पियंस फाउंडेशन के फैसल मलिक, और आजकल वो अपनी नई मुहिम चला रहे हैं एंटी स्मोकिंग के नाम से। उस हवाले से वो थिएटर भी कर रहे हैं और जो भी उनकी डिटेल वगैरह है वो हम उनसे खुद जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो जिन लोगों को पॉमिस्ट्री से इंटरेस्ट है और जो एंटी स्मोकिंग के हवाले से जो है आगाही हासिल करना चाहते हैं तो देखते रहिए लाइव की सुबह। वी विल बी राइट बैक, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरना ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं। उन्होंने टाइम दिया, रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंस हुआ उसके मुताबिक जो सामने हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक नहीं कई ग्रुप है, ये काम कर रहे हैं
और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है, मेरा सवाल है आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं, ये जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे नस्लियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4 पॉइंट में जाता है। ये हम फ्यूचर में भी किस तरह अवॉइड करेंगे? हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए, 47 तक हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या है जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलाद नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के नहीं करते रहेंगे, मिलाद नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं? वेलकम बैक टू लाइव की सुबह। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे प्रॉमिस्ड इफ्तिखार हैदर साहब। अच्छा, एक मजे की बात बताती हूँ। जैसे जब हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी और मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इल्मे रमल के बारे में बताया। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इस इल्म के बारे में, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इससे आगाही हो। तो सबसे पहले तो हम इनका वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? दुआएं आपकी। अच्छा, अब बड़े मजे की चीज आपने भी मुझे बताई कि इल्मे रमल। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये इल्मे रमल क्या है, और ये थोड़ा सा इसको जो है क्लोज कीजिए कि ये क्या चीज है और क्या इसके कौन कौन से खाने हैं और क्या खाना क्या क्या कहता है, किस किस चीज को डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये इल्मे रमल क्यों कहा जाता है। रमल रेत को कहा जाता है अरबी जुबान में। हजरत दानी अलैहिस्सलाम का इल्म है, जब उन पे नाजल हुआ बतौर आमीन जबरील के तहत, उन्होंने रेत पे सिखलाया था। उस जमाने में कागज नहीं था। सही जी, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। अच्छा, ठीक है। ये उनको बतौर मौसा अता हुआ। सही। उससे पहले जिक्र 7 नबियों का है, ठीक है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नंबर पे, जब उन्होंने अल्लाह ताला से ये पूछा है, अल्लाह मेरी औलाद बहुत बढ़ गई है, मेरे को कैसे पता चले कि क्या मेरा बच्चा किस हाल में है। तो अल्लाह ताला ने इल्मे रमल अनायत फरमाया, जिसकी वजह से वो ये जानते थे कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ है। ये वो इल्म है। वाकयात मिलते हैं लेकिन इल्म का नहीं पता चलता, वो ये इल्म। यानी इससे हम कोई शख्स अगर हमसे दूर हो तो हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हजरत शईश अलैहिस्सलाम दूसरे नंबर पे, हजरत अरमी अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में बतौर मूसा जिनको कहा जाएगा मूसा, हजरत दानी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखलाया। इसको रेत पे सिखलाया। रेग सुना कभी आपने? रेग सुना आपने कभी? ये गाफ रेग सुना? रेग माल सुना है वैसे। रेग माल सुना, बिल्कुल सही है। क्यों? उसको रेत लगी होती है। हाँ, सही। उसको रेग माल इसलिए कहते हैं। रेग लफ्ज है, सही। अरबी में गाफ नहीं बुलाया जाता, सही, इसलिए लाम आ गया, रमल बन गया। सही सही सही। अच्छा, तो बताइए कि किस तरीके से रेत का अमल भी कहा जाता है। सही, रमल को रेत का अमल भी कहा जाता है। रेत का अमल किस तरीके से? अच्छा, इससे हम अपने बारे में भी जान सकते हैं और दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। दूसरों के बारे में भी, लेकिन इसका असूल ये होता है, जो रमल अपने हाथ से इस तरह रोल करता है, हाँ, रोल करने के बाद इनको गिराया जाता है ऐसे, फिर ऐसे जैसे आप अपने हाथ से गिराएं। मैं आपको बताता हूँ। मैं तो नहीं अपने बारे में थोड़ा जानूंगी, नहीं, बट ये कि मैं, अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने कहा कि इसको ऐसे किया जाता है। हाँ, चलो नहीं, मैंने गिरा लिया, ये किसी के नाम का गिरा लिया। नहीं, मैं यही तो बोल रही हूँ कि अगर आपने अपने नाम का गिराया, एक बार में यूं किया, दूसरी बार में यूं किया, तो हर बार चेंज नहीं आएगा? हर बात चेंज आएगा, फिर इल्म नहीं होगा। हाँ, फिर इल्म नहीं होगा, फिर वो एक मशकिला, एक शुगल ही हो जाएगा। नहीं, कहने का मकसद है जैसे अगर मैंने अपने यूं करके रखा, ठीक है, एक ही तो दफा आपने बताया। हाँ, इसका असूल है,
اگر آپ نے دوبارہ گرانا ہے 24 گھنٹے کا یا 1 ہفتے کا فاصلہ دیں. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے پاس کر کے دیتی ہوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ واحد علم ہے. اس کو بناتا جاؤ. اس کا ذائچہ جو ہے نا وہ جو بنایا جاتا ہے اس میں سارے ذائچے جو ہے نا وہ دیکھے ہوئے ہیں. جیسے یہ ایک لاہور کے سمیر بٹ صاحب ہے جن کا بنا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے ذرا کلوز. اچھا میں ایک چیز اور بھی یہاں پہ جانا چاہوں گی. میرے ذہن میں یہ سوال ہے اس علم میں کوئی نام نہیں چلتا نہ ماں کا نہ اپنا نہ کچھ نہ ڈیٹ. یعنی کہ آپ نے ہاتھوں سے اس کو کر کے رکھا. یہ صرف اسی سے ہوتا ہے انہی کے نقطوں سے ہوتا ہے. اچھا ایک چیز آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں. ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. بالکل یہ امان کی ایک حد ہے. ہاں تو پھر ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے آپ ہر بندہ میں مولویوں سے ڈرتا ہوں تھوڑا سا. وہ بھی یہی کہتے علم غیب اللہ کے. میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا ہم سے. ہمارا اسلام چھپاتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کہ غیب کتنی قسموں کا. غیب 3 قسموں کا ہوتا ہے. صحیح. پہلا غیب اللہ کے پاس ہے. مرنا کس نے ہے جینا کس نے ہے. اللہ نے کسی نبی کو بھی علم نہیں دیا یہ. ٹھیک ہے. دوسرا غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو دیا جو تیسری آنکھ جن کو کہتے ہیں ان سے دیکھ لیتے تھے. علم غیب کا حصہ ہے. تیسرا علم اس بندے کو دیا جس نے محنت کی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. اچھا دوسرا غیب ہمارے پاس تیسری قسم کا علم غیب ہے. صحیح. پہلی قسم کا اللہ نے اپنے پاس رکھا. دوسری قسم کا اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اپنے نیک بندوں کو دیا عطا کیا. صحیح. تیسری قسم کا جن لوگوں نے محنت کی اس علم کے پیچھے جیسے علم نجوم ہے بڑے بڑے نام آتے ہیں اس میں. صحیح. اچھا یہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے یا یہ سیکھا جاتا ہے؟ یہ سیکھنا ضروری ہے. صحیح. میں نے جب سیکھا میرے والد حکمت کا کام کرتے تھے اور ساتھ یہ بناتے تھے. میرے کو شوق بچپن سے تھا اس کا. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں میں یہ میں سیکھتا رہا. ساتھ ایک سبجیکٹ کی طرح اپنی جماعتوں اپنی تعلیم کے سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ زور لگایا. جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی 18 استادوں سے جا کے میں نے یہ علم سیکھا. اچھا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بندے ہیں. چھوٹے بندے میری طرح نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو کراچی میں ایک نام بتاؤں گا لیکن میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. پڑھتا ہے اور سمجھے کہ پچھلے دنوں میں IG کی پوسٹ پہ وہ تھا اور اس نے دیکھنے کے بعد 3 کتابیں اپنی طرف سے میرے کو دی. یہ میرے پاس. اور اس نے کہا کہ میں 5 سال اس میں لگا رہا ہوں میرے کو پتہ نہیں چلا اسلام کے بارے میں. میں تیرے سے ذائچہ بنایا اور تو نے واقعی صحیح بنایا. جب وہ بحال ہوا فون کر کے اس نے مبارک دی آپ کے ذائچے کے مطابق. اچھا میں بحال ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی تسلی کے لیے نا کہ پھر اگر ہم اس کو جانتے ہیں یا میں اگر آپ سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں تو کیا یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بیٹا دیکھو گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. وجہ جب آپ کو میں یہ کہوں گا یہ کام ایسا ہی ہوگا. اچھا گناہ ہے. علم غیب مکمل میں چلا گیا پہلے حصے میں. جب میں کہوں گا آپ یہ کوشش کریں اللہ کرے یہ اس طرح ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے. مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ نہیں کہتا یہ مر جائے گا. مر سکتا ہے. ہاں صحیح بھی ہو سکتا ہے. یہ دوائیاں استعمال کرے صحیح ہو جائے گا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو راہیں دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ اس راہ پہ جاؤ گے تو اپنا یہ مقصد پالو گے. گائیڈ کرتا ہے. تقریباً کراچی شہر کے 20 ٹاپ کے کاروبار والے مشورہ کرتے ہیں میرے سے. صحیح. اچھا کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ پرومس تو بس یہ ہاتھ دکھانے کا علم ہوتا ہے. ہاتھ دکھایا. ہاتھوں کی لکیریں چینج بھی ہوتی ہیں. ہاتھوں کی لکیریں چینج ہوتی ہیں. دیکھو ہاتھ کا علم بہت بڑا علم ہے. چھوٹا علم نہیں ہے. میں کہوں گا اب یہ علم بہت بڑا علم ہے کیونکہ جس طرح یہ لکیریں آپس میں کسی ہاتھ کی نہیں ملتی. جس طرح آپ کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا اسی طرح لکیریں نہیں ملتی. اسی طرح وہ قسمت جو آپ کی ہے وہ کسی سے نہیں ملتی. اللہ نے راز رکھا ہے. اور اللہ کے کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں انجیل میں جائے ہم نے آدم کے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نشانیاں رکھ دی ہیں تاکہ وہ ان کو پہچان سکے.
इल्म का एक हिस्सा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है ना, सीख लेते हैं कि ये वाली जो लकीर आ रही है जिंदगी की आ रही है, ऐसा होता है ना, ये कॉमन होता है। तो ये जो लकीर है ये जिंदगी की, दिल की, दिमाग की, तो मेरी तो जिंदगी की बहुत पहले जाके कट रही है। बच्चे देखो, यही तो बात है, समझने की बात है, इल्म की बात है। किताबों में इल्म होता तो जितने दुकानदार हैं पूरे मुल्क में, दुकानदार किताबें बेचने वाले वो अमल होते। सही सही, वो प्रोफेसर तो वही मैंने पहली वाली बात की ना, बख्शा भी होता है ना, ये बख्शा नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप हाथ आगे करें। ये आपके रिज़्क की लाइन है, दौलत की लाइन जो आप कहते हैं खत्म हो चुकी। हाँ, ये किस चीज की है? नहीं, आप पहला सवाल फिर दूसरा पूछ रहे ना। अच्छा, सीधे से देखते हैं उल्टे से देखते हैं? दोनों से देखना पड़ता है। अच्छा, क्यों कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को मिलाएगी तो ये रोशनी आएगी, पॉजिटिव से नहीं आएगी। दोनों को देखना है। ये देखो, आपकी ये जिंदगी की लाइन है जो कहते हैं थोड़ी है, ये बताते हैं थोड़ी है, ठीक है मैं मान लेता हूँ थोड़ी, लेकिन उसके साथ मैं आपके रिज़्क की लाइन देखूंगा। सही, रिज़्क की लाइन बहुत बड़ी है माशाल्लाह। मैं जिंदगी और रिज़्क को आपस में जमा करूंगा, फिर आपकी उम्र का अंदाजा लगाऊंगा कितनी हो सकती है। फिर उसके बाद दिमाग की लाइन, आपकी तरीमियत हो रही है, मैं क्या करूं, अभी 2 साल और मेहनत कर ले सही तरीके, 6-6 महीने करके, बहुत टाप का आपका हाथ है। विल पावर मुश्किल मजाजी में थोड़ा सा दूसरे का लिहाज रख लेती है, वरना तेरे दिल में बहुत अच्छी सोच आती है, उनको बदलती रहती है अपने आप को, फिर यानी कि पीछे ले जाती है। अगर तो वो ना बदले और अपने दिल में हिम्मत और हौसला पैदा करे, दिमाग की लाइन जो बताती बड़ी जबरदस्त किस्म की है। देखो ये दिमाग की लाइन आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत कम लोगों के हाथों में होती है, लेकिन आप में, वैसे मेरी उम्र आपसे डबल है, बेटियों की तरह मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप हमेशा काम दिल की मर्जी से करती हैं। तेरे घर वाले रोते भी रहे कि ये काम कर, तेरे दिल में ये है, यही करना है, हटने वाली नहीं है, ये बात है तेरे हाथ में। यानी अगर मेरा दिल नहीं ठुकता ना, तो बड़े से बड़ा भी काम होता है ना, मैं छोड़ देती हूं। भी तेरे को रोक के नहीं रुकती, अपनी मर्जी। मैंने ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं जहाँ मेरा दिल नहीं माना, मैंने नहीं किया। हाँ, ये चीज है बेटा, ये अंगूठा जिनका कमजोर होता है उनमें विल पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए अपने इरादे बनाते हैं, बदलते हैं, इरादे बनाते हैं, बदलते हैं। छोटी उम्री ऐसे जोर से हाथ रखें आप अपना, थोड़ी सी कमजोर है, ऐसे लोग बहुत एहतियात से दूसरों के कुछ मशवरे, दूसरों की कुछ मिसाल ससुराल में जाते हैं, कुछ ससुराल की भी मनाते हैं, तकब्बर में नहीं होते, खुद गर्ज नहीं होते, कुछ अपनी भी मनवाते हैं, दरमियानी जिंदगी गुजारते हैं, किसी को नीचे लगाते नहीं है बल्कि समझाते हैं कि असली बात यह है और गलत बात यह है, उनको भी गाइडलाइन देने की आती है। और दूसरा, आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे होते अगर तस्वीरें बनाते तो, क्योंकि आपकी उंगलियों में बहुत चीजें पाई जाती हैं ऐसी। बस आपको एक ही जुनून है, डैड डैड डैड। ये मुश्तरी का बार बन ही रहा है, जो डैड करते हैं उनका मुश्तरी का बार नहीं बनता। खाने पीने में एहतियात, कुछ अरसा की, कुछ अरसा छोड़ दी, कुछ अरसा छोड़ दी, इस तरीके से होता है। आपकी तालीम का कुछ हिस्सा बाहर भी हुआ? नहीं, होना है, जाना है आपने। अच्छा, मेरा सफर नहीं है, मेरा गुज़िश्ता 13 सालों से सफर नहीं है। सफर है आपके हाथ में, क्योंकि जैसे मैं आप देखो, आप कहते हैं नहीं 100%, मैं कहता हूं है, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज पे अर्जू कि आपने किया है, किया, वो इल्म गैब में चल के कुफर की अलामत है। नहीं, आप कोशिश करें, हो सकता है तालीम के लिए हो या आप शादी के बाद बाहर ही चले जाए, सेट हो जाए। 2 चीजें मस्त पाई जाती हैं आपके हाथ पे, ये चीजें। सन लाइन है कामयाबी की लाइन, इसको कहते हैं। अच्छा, ये कमर के आभार के ऊपर, ये उंगली कमर की, कमर पविस्ट्री मेरे को आती नहीं है वैसे। अगर कोई पविस्ट्री जानने वाला हो, अगर मैं थोड़ी बहुत गलती कर दूं तो माजरत है, क्योंकि मैं इतनी जानता नहीं हूँ, जितनी भी जानता हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ ना कैरियर के हवाले से बताइए। उसको जिंदगी की लाइन, रिज़्क की लाइन, आप एक शोबा छोड़ के अभी तकरीबन 2013 में आपने इस शोबे में आई। हाँ, मैं न्यूज में थी, अब एंटरटेनमेंट में आई हूँ। न्यूज में थी ना, तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो मेरा कैरियर है न्यूज में, एंटरटेनमेंट में? न्यूज में नहीं, इसमें एंटरटेनमेंट में, क्योंकि आपके अंदर से दिल शौक है, खुश रहने वाला। न्यूज वाले ने तो हर दफा बस
ब्लड प्रेशर हाई करते हैं ना। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितने मजे मजे की बातें जा रही हैं और मैं भी जो हूँ वो हाथ दिखा रही हूँ। वैसे मेरा अपना जाती बिलीव इन चीजों पे यूं नहीं है, बट ये कि इन्होंने जो जो बातें बताई उनमें से काफी बातें सही भी हैं। तो ब्रेक यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मजीद सवालात पूछेंगे इल्मे रमल के हवाले से कि किस तरीके से इससे जो है वो अपने कैरियर के हवाले का या शादी के हवाले से या तालीम के हवाले से जो भी जिंदगी में दुश्वारियां मुश्किलात हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाता है। इल्मे रमल वो कहाँ पे हेल्प करता है। तो ब्रेक से वापस आते हैं और इफ्तिखार साहब से पूछते हैं कि इल्मे रमल कहाँ पे हेल्प करता है। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए लाइव की सुबह। Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services. Train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे guards को train करता है. वो training क्या होती है basically वो train करता है हमारे guards को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं। उन्होंने टाइम दिया है रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour.
I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ इल्म रमल के हवाले से बात करेंगे कि इल्म रमल जो है वो किस तरह लोगों की जो जिंदगियों में जो मुश्किल आती है, जैसे कि इन्होंने कहा कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात को है और एक इल्म जो है वो अल्लाह की जात को है कि ये इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास ही रखा हुआ है, वो है इंसानों की मौत और जिंदगी का इल्म, वो किसी को नहीं दिया। दूसरा इल्म गैब का अल्लाह ताला ने नबियों को अता किया। तीसरा इल्म जैसे कि इफ्तिखार साहब ने कहा कि तीसरा इल्म अल्लाह ताला ने उन लोगों को अता किया जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। तो इस हवाले से अब इल्म रमल के हवाले से जानेंगे कि ये किस तरह लोगों की जिंदगियों पे इफेक्ट हो सकता है, किस तरह उन्हें बेहतर राह दिखा सकता है, क्योंकि इनके कहने का मकसद ये है कि इससे आप एक गाइडेंस हासिल कर सकते हो। जैसे आप किसी गाइड के पास जाते हो और वो ये आपको बताता है कि ये आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर बेटर रहेगा तो उसको इस वे में कर लो या उस वे में कर लो। तो इसी हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि क्या इसके, जो हमारी बात अधूरी रह गई थी, हम पब्लिसिटी पे आ गए थे, क्या इसके खाने किस तरीके से क्या क्या डिफाइन करते हैं? हाँ, मैंने आपको कितने बताए थे? नहीं, आप ना मुझे शुरू से बताइए। शुरू से बताइए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो हमने ब्रेक में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब इसको रोल करके फेंका जाता है उसमें इंसान की नीयतें शामिल होती हैं, क्योंकि आम किसी आदमी को पकड़ा दे वो कहेगा ये किस लिए है, ये जी हालात के लिए, हालात के बारे में वो अपने ज़हन में सोचता है कि मेरे कारोबार में डिफेक्ट आ रहा है, मेरी सेहत में डिफेक्ट आ रहा है, मेरे शरीकों में, रिश्तेदारों में डिफेक्ट आ रहा है, या मेरे में डिफेक्ट आ रहा है, वैसे अपनी तरफ उंगली कम ही उठती है। तो इससे फेंकने के बाद फिर हम बताते हैं, अच्छा ये इल्म सबसे पहले ये 4 खाने शो करता है जो हमारी तरफ से है, फिर इधर की तरफ से 8 खाने हैं। इसमें पहला खाने को हम कहते हैं ये आतिश है, आग का खाना है। क्यों? ये 4 किस्में, आग, हवा, पानी, मिट्टी। अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि मैंने इंसान को जो अरबा नासर उसमें 4 चीजें आती हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी। ये आम दुनिया में मशहूर है, लेकिन कुछ लोग दरवेशाना होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने 4 नहीं 5 चीजों से इंसान को मुकम्मल बनाया। वो 5वीं चीज किसी गिनती में नहीं आती, पढ़ते लिखते नहीं है। वो 5वीं चीज जो है वो उसकी रूह है। सही, जो वो हमारे इल्म के नजदीक है। जब मर जाते हैं इंसान तो रूह जिस्म छोड़ देती है, बट रूह जिंदा रहती है। रूह जिंदा रहती है, रूह को मौत नहीं है। सही, ठीक है ना। वो फिर वो दूसरी तरफ मसले निकल जाते हैं। क्या ऐसा होता है जब हम लोग सोते हैं, जो लोगों का एक कहना है कि जब सो जाते हैं तो रूह निकल जाती है? हाँ, वो एक नमूना है मौत का जो हर रोज आप पे तारी होता है। अच्छा, वो एक नमूना अल्लाह ताला दिखाता है, जब बिल्कुल बेहोश हो, कोई पता है रूह चलती है। वो ख्वाब का तल्लक भी रूहों से होता है। रूह जहाँ जहाँ उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ अच्छे ख्वाब होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ ताबीर। इल्म है जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। सही। अच्छा, अब जैसे आपने बताया ये पहला खाना आतशी होता है, इसमें इंसान के तालिया के बारे में हम देखते हैं। किसके हवाले से? तालिया पहला खाना, जमीर का खाना, इसको सोच का खाना, कि उसकी सोच कितनी अच्छी सोच का मालिक है या क्या करना है, सोच का कैटेगरी उसकी क्या है। अच्छा, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा खाना इसको बैतुल माल कहा जाता है।
पैसे का खाना। अच्छा, जैसे दोपहला खाना आपने कहा कि सोच के बारे में कहा जाता है और किसी की सोच आती है वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, क्या गाइड करते हैं फिर आप उसको कि वो कैसे अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी? मुश्किल मिजाजी नहीं है, उसको मुश्किल मिजाजी किस काम में नहीं है। हर बंदे की मुश्किल मिजाजी में कमी मजमूई नहीं होती, बहुत कम लोगों के मजमूई तौर पे होती है। काम थोड़ी चीजें होती हैं जिसमें वो कमी आती है। मिसाल है कभी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं होता, सब ठीक खुश, लेकिन अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा देख के उसको आता है यार मैं असासे कम। एक बंदा बहुत लाइक होता है, बड़ा पैसा होता है, लेकिन रंगत अल्लाह ताला ने अच्छी नहीं खूबसूरती, वो किसी खूबसूरत को देख के कहता है असासे कमतरी में, असासे कमतरी में शाखें हैं। भाई अगर मैं सही कह रहा हूँ ठीक है, वरना मेरे इल्म का हिस्सा नहीं है, इल्म नफ्सियात का है ये। सही सही। हम सेकंड पे आ जाते हैं, ये हो गया कैरेक्टर। तो दूसरा खाना पैसे का है। दूसरा खाना अच्छा, पैसे का खाने में देखो इसमें दो चीजें होती हैं। पहले हमने देखना है ये खाना तो है, ठीक है ना, इसमें देखना है ये दाखिल है, ये दाखिल होने वाला है, ये खारिज है, अच्छा मुनकलब है, नेक है, बद है, ये क्या सारी चीजें तो ये जो हिंसे आते होंगे आप उससे पहचान जाते होंगे कि इसका मतलब वो क्या तो है? शक्लों के बकायदा इनके नाम है, 16 के 16 नाम है इनके शक्लों के, और इनके रुतबे है, इनकी खासियत है, इनसे जो चीजें मंसूब है वो बहुत लंबा एक नबी का इल्म एक समुंदर होता है। बेशक नबी का इल्म एक समुंदर है, हम तो ज्यादा साहिल पे खड़े हैं। एग्जैक्टली, लहरें आ रही हैं, छुके जा रही हैं, वो वहीं बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं हम कुछ। पहला खाना हो गया उसका ज़मीर का, दूसरा दौलत का, बैतुल माल। देखना होता है कि दौलत का खाना, पैसे का खाना, बैतुल माल खारिज है, खारिज है तो पैसा जाएगा नुकसान। अच्छा, और अगर किसी का है ही नहीं, उससे अगर बचना है होगा नहीं, ये नहीं है। अच्छा, उसका खाली आ जाए, 4 नुक्ते तारीख शक्ल है, जमात आ जाएगी, 4 लकीरें आएंगी, वो जमात शक्ल है, उसमें होता है होगा नहीं, खाली शक्ल। अच्छा, अभी मैं आपको ये बंद करके एक मैं आपको बड़ी मजे की बात इसके बारे में बताता हूँ। इसके 12 खाने हैं, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी के सितारों के 12 खाने हैं, और इसके बाद देखो ये 12 पूरे हो गए, 1 2 3, ये 3 इसके गवाह है। अच्छा। गवाही विटनेस देते हैं कि आपने जो जैसे में बताया वो सही है या गलत है, ये बताते हैं। दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब सब सही है। 15वां खाना जो है ना, ये काजी का है, इसको कहते हैं चीफ जस्टिस। इसने फैसला करना है गवाहों की रोशनी में। आया? अच्छा, इसमें हमने ये नहीं देखना, हमारे चीफ जस्टिस तो आपको पता है ना, तसद्दुक़ जिलानी है। हाँ, अगर वो मैं कल बता दूं, जरा नए आए ना, नवंबर से 4 संभाला, लोगों को पता नहीं होगा। अच्छा, ये चीफ जस्टिस ऐसा है, इसने किसी की बात नहीं रखनी गवाहों की तरफ। अच्छा, ये देखो इस खाने में इसका गवाह इज्तिमा एक शक्ल बैठी है, कमजोर गवाह है। सही। अच्छा, हम इस पे आते हैं ना, ज़मीर का खाना हो गया, दौलत का खाना। अच्छा, ये दौलत का आ गया, अगला खाना आ गया, इसका नाम है, नाम बताता हूँ, इसका नाम है ब्याज। शक्ल का नाम बे, ये अलफ ज़वाद, क्या मतलब? अरबी लफ्ज है सारे, ठीक है ना, इनकी शक्लों के नाम रखे हुए हैं। जैसे पहली शक्ल फरा है, ठीक है ना, लेकिन आपने तो हमें थोड़ा ट्रांसलेट करके बताया ना कि वो ज़मीर है। ये खाने जो है अपनी पहचान के लिए इल्म रमल में ये सारे अरबी के लफ्ज हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं ना, उनमें से काफी सारे लोग होंगे जो नहीं जानते ये खानों के नाम है। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया ना, पहला ज़मीर का है, किरदार का है, दूसरा दौलत का, अलग चीज है, तीसरा वो मालिक है, वो मालिक है, ठीक है ना। और इसमें जो तीसरा खाना उसमें आता है बहन भाई, रिश्तेदार, अजीजो अकराब। अच्छा। और उसमें आसपास के लोग जिनसे आपकी इंट्रैक्शन होती है। तीसरा और चौथा इन लोगों का होता है, जमीन वगैरह का होता है। सही। कोई मकान बेच दिया, कोई खरीद लिया, किसी के पैसे मर गए, किसी के डूब गए, किसी का बयाना, किसी का प्लाट 4 दफा बिक गया। अगर कोई पूछना चाहे उसमें इशारे आ जाते हैं। अच्छा, ये जगह मत खरीदो, ये तो फला मोहम्मद असलम आपके लिए नहीं सूट करेगी, के लिए बिकी हुई है, बिकी हुई है। अच्छा। कराची में 4-4, 5-5 दफा कागज बिक जाते हैं, पता ही नहीं किसके नाम। सही। अच्छा, चौथा इस चीज का, हाँ नहीं, चौथा। 5वां जो है ये खुशखबरी। सही। कोई आपने कोई इंटरव्यू दिया या कोई रिश्ता कहीं भेजा या कोई भी चीज, उसकी ये खुशखबरी आ रही या नहीं, कोई भी गुड न्यूज जो आपको खुश कर दे, खुशखबरी का खाना। उसमें खुशखबरी जो है वो खुशखबरी ना खबरी में भी आ सकती है, मतलब ऐसे खाने भी होते हैं। अगर नैश खाना यहाँ बैठ गया तो खुशखबरी आपको बुरी आएगी, अच्छी नहीं आएगी। अच्छा,
ठीक है ना। अगर साथ खाना बैठ गया है तो आपको खुशखबरी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और फिर औलाद का खाना है कि औलाद आपकी कैसी होगी, कैसी तरबियत देंगे, क्या क्या होगा ईमन। ये छठा खाना आपकी सेहत का खाना है। अच्छा। सेहत के खाने छठे, हर खाने में 4 चीजें हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी, हर खाने में मौजूद है। सही। तो वो देखता है कि किस चीज में कमी है, आग में कमी है, हवा में पानी, और मेडिकल भी इसी 4 चीजों के ऊपर खड़ा हो। वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं करता, वो आप में जिस चीज की कमी है उसका इलाज करेगा तो ये मर्ज सही होगी। ठीक है। टोटल मेडिकल कोई फिल्म के जरिए, क्या फिल्म के जरिए लोगों की बीमारियां जान के बीमारियां जानी जा सकती हैं, बहुत जानी जा सकती। ठीक है ना। आगे मंसूबात होते हैं कि इनके जिगर में खराबी है, इनके पेट में खराबी है, इनके पित्ते में खराबी है, इनके दिल में खराबी है, इसके गले में खराबी है। क्योंकि 4 हिस्से इंसान के इसमें शामिल है। आगे हमारा 7वां हिस्सा शादी का। बीवी अच्छी है, खूबसूरत है, नेक है। बेटी की शादी होगी नहीं होगी, लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती, बहनों की नहीं होगी, नहीं, इसमें ये सारी चीजें, उसकी अपनी शादी की बात है। इसमें देखो, जब लोग पूछेगा, वो पूछने के बाद ज्यादा कम लोग होते, कहाँ होगी, उनको कहा जाता है कि भाई पहले नाम रख लो, कहाँ रिश्ता किया है, उसके बारे में फिर या सोच रख लो कि वहां करना है, फिर बताया जाएगा ये कैसी है, बेटे के साथ ऐसा है, ये है, वो है, किस्सा कहानी है। अभी परसों की बात है, मेरे पास एक औरत आई, उसके बेटे की शादी नहीं हो रही, ज़्यादा बना। मैं कहा बीबी ये अपनी फीस तो उठा ला, क्योंकि मेरे को जो ये नजर आता है तू बुरा नहीं मनाना, मेरे से गुस्सा नहीं करना, तेरा शराबी बेटा जो है शराबी, कबाबी और हीरोइन का नशई है, तो क्यों दूसरे की जिंदगी खराब करने पे तुरी हुई। खुदा जानता डबल फीस रख के छोड़ के गई, कहती नहीं तेरा हिसाब से। मैं कहा नहीं तो ले जा, मैंने तेरे को माफ कर दी है, किसी का घर मत जाड़, पहले अपने बेटे का इलाज कर। हमारे मुल्क में कितनी हस्ती हैं जो इस काम करती हैं, इलाज करती हैं, उनके पास छोड़ दे, जेल करवा दे, किसी तरह जिंदगी ना खराब कर। अच्छा, उसका अगला खाना हमारे पास आ गया 8वां खाना हसद, जेलस, इन चीजों में पता चलती है। हाँ, इन चीजों में जेलस और हसद, दुश्मनी, इसमें दुश्मनों का भी पता चलता है। तो जैसे 5वें में आपको दोस्तों को पता चलेगा, इसमें आपको दुश्मनों का पता चलेगा, हासद का पता लगेगा, और इसमें यह भी पता चलेगा कि अपना जो आपका दुश्मन है, मिसाल के तौर पे XYZ, उसमें नुक्स है या खुद आप ही इनके दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसा भी होता है। क्यों कि हमारे पास अक्सर लोग वो आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि दुश्मन हम है, वो है, कसूर अपना, दुश्मनी पैदा तो होनी है। इसी तरह 9वां खाना आगे आ गया। 9वां खाना सफर का खाना है, सफर खैर मुल्की, बाहर जाने का। अच्छा, मुझे तो इसमें 8 ही नजर आ रहे हैं ना। नहीं, ये 8 हो गए। हाँ। ये दोनों को जरब दे के ये बना। अच्छा, जरब दे के बनाया ना। 9वां ये जरब दे के बनेगा। सही, ठीक है। ये 9वां सफर का। मुश्तरी बैठा है। मुश्तरी क्या होता है? जो सितारा जी में जाता है। नहीं, लेकिन वो मतलब किस चीज के लिए होता है मुश्तरी? मुश्तरी होता किस चीज के लिए? यहाँ पे मुश्तरी इसको लेना हमने साद, क्योंकि सितारों का तल्लक नहीं, साद है। हाँ। अच्छा है, नेक है। यानी किसी के अगर उसमें घर में बैठा हो मुश्तरी, सफर में बैठा हुआ है, 9वां सफर, बाहर का सफर। ठीक है ना। आगे बैठा है हमारे, इसको कहते हैं कब्जुल दाखिल। कब्जुल दाखिल एक ऐसा खाना है जो साथ में आता है। इसका मतलब यह है कि तू सफर करेगा और पैसों के लिए, कारोबार के लिए सफर करेगा, तालीम का नहीं है इसमें। अच्छा, नहीं है सफर के लिए डिफाइन बताता हूँ नहीं, जैसे तालीम के लिए। ये तो मेरे नाम मेरे को पता है ना इसका। अच्छा, इसकी उम्र तो वैसे 45 साल है, पड़ेगा क्या। अच्छा, तो ये कारोबार के लिए जाएगा। सही। और उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके आगे जो शक्ल बैठी है हमारे पास, ये अनकीस बैठी है। कौन? इस शक्ल का नाम अनकीस है। जैसे ये कब्जुल दाखिल अनकीस है। अच्छा। ये नैश है। नैश कहा गवर्नमेंट के खाने में, 10वां खाना गवर्नमेंट का, आपके ऊपर केस। अच्छा, अब अगर हमें पाकिस्तान के बारे में जानना है कि पाकिस्तान की मईशत और ये, तो हम इसको अब कैसे हाथ में लेके करेंगे? मैं बताता हूँ, वो भी है जितना मैंने सीखा है, मैं कोशिश करूंगा। तो ये बताता है, ये नैश खाना बैठा है, उसमें बताता है कि अभी फायदा तो तेरे को होगा, लेकिन गवर्नमेंट के खाने में लगता है तो यहाँ से मफरूर होना चाहता है। सही। यहाँ से भागना चाहता है, जहाँ उल्टे काम किए हैं कोई, उसकी वजह से तू भागना चाहता है, लेकिन तू भाग जाएगा। सही। क्यों? 12वें खाने में ये जेलस हासद लोगों का होता है। जैसे 8वां
लेकिन इसमें हमारे पास नसरतुल खारिज शक्ल बैठी है। ये तो वही आपकी लैंग्वेज है ना, ये तो आपको या जिन लोगों को इल्म होगा वो समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, अगर हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझने वाले हैं, हाँ, बहुत आला किस्म के अफसर समझने वाले हैं। सही सही। कितने मेरे को इनकम टैक्स के नाम याद है जो बड़े अफसर जानते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत मशहूर लोग हैं अच्छा, जो इस इल्म को जानते हैं। सही सही, ठीक है ना, ये इसका गवाह है। इज्तिमा बैठी है, ठीक है ना, इज्तिमा बैठी है, नैश है, तारीख बैठी है, नैश है, ये मरीख का खाना बैठा है, नैश है। अच्छा, इसलिए अपने आप को बचा, तेरे को बस खत्म होने के है। हाँ, सारी चीजें नैश बैठी है, ऊपर से जज उनके हक में ये भी नैश है। अच्छा, तू अपने आप को बचा छिपा, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा 8 महीने जेल में रहा। सही 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 सही, नहीं उसने कोई सेफ्टी की। अगर कोई बंदा मेरे से पूछना चाहे कौन सा बंदा अलहदगी में, मैं बता दूंगा और उसका मोहल्ला खबर देगा कि हाँ। अच्छा, मुझे ये बताया ना कि अगर पाकिस्तान के हवाले से जाना है, पाकिस्तान तो हाथ में लेके यूं नहीं फेंकेगा ना, कैसे बताएंगे फिर? यूं ही फेंकेगी, आप पाकिस्तान है, ये फेंके। लेकिन मैं तो आप पाकिस्तान है, यहाँ फेंके। ऐसे ऐसे फेंक दूं? हाँ हाँ। अब देखो ना, ये आपने पाकिस्तान में बारे में सोचा, देखो इसकी पहली शक्ल नसरतुल खारिज आई है। मतलब नसरतुल खारिज है, अल्लाह ही है इस मुल्क को तरक्की कामयाबी पे चला दे। मेरी दुआ है चलाए, मेरी दुआ है चलाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के हुक्मरानों से कोई उम्मीद ना रखे, बस ऊपर नीचे 13 गुजर गया। हाँ, ठीक है ना। अब ये तो 14 हम 2014 में दुकान पे गए थे, 13 में कोई सब्जी नहीं मिली, अभी 14 आ गए, तो हम होटल पे खड़े हैं, यहाँ भी यही हाल है। 13 में सब्जी कोई यहाँ से मिल नहीं रही, वही हाल है, कोई फर्क नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं। अच्छा, ये शक्ल हमको ये बता रही है, ये भाई इसको नसरतुल दाखिल कहते हैं। अगर कोई इल्म जानने वाला वो देखे, तालिया में नसरतुल खारिज आई है, जिसका मतलब है इसी तरह हमारा मुल्क चलता रहेगा। और 3 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं, 3 सूबे तो मिल बैठेंगे। बलूचिस्तान का ज्यादा सोचो, चौथा सूबा इसमें नहीं दाखिल हो रहा है। तो ये आपको कैसे पता है कि वो 3 सूबे यही सिंध पंजाब है? ये 3 देखो, नजर तो देखो, सिंध पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, ये देखो 3 है ना, 3 है ना। तो अब तो 5 एक साइड पे, अब तो 5 सूबे हो गए ना एक साइड पे। अभी तो यही है ना, हम यही गिनेंगे, तो उस पे जरा ज्यादा तवज्जो रखो, क्यों कि तवज्जो का हकदार है। पाकिस्तान की कदर के हवाले से बताएं, जैसे दूसरा खाना आपने कहा कि दौलत का खाना है, तो बताइए पाकिस्तान की कदर में कुछ इजाफा होगा और गिर जाएगी? दौलत के खाने में शक्ल बैठी है, उसको कहते हैं हम कब्जुल दाखिल। अगर कोई इसके इल्म के जानने वाला है, वो साथ खाना कहेगा, बेहतर खाना कहेगा, कामयाबी का। हमारे यहाँ दौलत बहुत होगी, हाँ वो स्टेट बैंक में छपती या किसी जगह छपे, यानी लोग उससे ये नहीं मैं कह सकता। दौलत बहुत होगी, बाहर से आए कोई पता नहीं, सही, ठीक है ना। लेकिन आगे ये मैं देख रहा हूँ कि ड्रामा एक हो रहा है। डॉलर जो है ये इसी साल के एंड तक 96 में चला जाएगा। जिन्होंने लिए हैं भाई वो निकाल दें। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने वजीर खजाना सागदार वाली बात की, जिन्होंने गुज़िश्ता महीने ये बयान दिया था कि वो लोग जिन्होंने जो है डॉलर लिए हैं, वो जो है वो अब डॉलर फटाफट कैश करा ले, क्योंकि जो है ना डॉलर अब नीचे आने हो सकता है उन्होंने भी यही देखा। अच्छा सही सही। अच्छा, आपने तो ना दिखाया था कहीं? नहीं, वैसे सीए पड़े हुए मेरे बड़े दोस्त हैं, तो सुन ले, जो देखने वाले हैं वो डॉलर जल्द से जल्द कैश करा ले, क्योंकि इफ्तिखार साहब का कहना है कि रमन में ये आ रहा है कि जो है डॉलर की कदर में कमी होगी। अच्छा, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, आप जल्दी से जो बकिया खाने रह गए ना, वो पाकिस्तान के हवाले से हमें बताइए। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले में अगर हम देखते हैं, चौथा खाना हमारा, जमीनें बड़ी जरखेज हो जाएंगी माशाल्लाह, यानी कि सब्जी सस्ती मिलेगी ना, हर चीज। और दूसरा है चौथा खाना, हमारी नीयतें साफ नहीं है भाई। अगर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं 100 मन गंदम चलाता हूँ ना, मैं उसको हेरा फेरी करके स्टॉक कर लूंगा, जब कमी हो जाएगी तब महंगे दामों में कर लूंगा। वो ये नीयतें हमारी साफ नहीं, ना जिम्मेदार की है, ना ऊपर की है, ना ऊपर की है। आखिर में जो आता है वो उठाता है, बाहर बेच देता है जनाब 500 रुपए मन,
उधर से 600 रुपए मन खरीद लेता है। मेरी नाकस अकल ने जो बात इनकी बात से निकाली है वो ये कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, यानी जमीनें जरखेज हैं, हर तरह के फल फ्रूट सब्जी हर चीज मयसर है, लेकिन हम लोगों की चूंकि नीयत सही नहीं है तो वो चीज हमें उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से हमें मिलनी चाहिए, बल्कि लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ तिजोरियां भरने के लिए जो है वो खाने पीने की अशियाओं में भी जो है इतनी कीमतें उनकी बढ़ा दी गई हैं कि आम लोगों की पहुंच में नहीं आ पा रही। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम मुसलमानी के असूल पे नहीं चल रहे, अल्लाह ने जो रिज़्क देना है वो देना ही है। तो ये तो सारी बातें हैं, बट हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसे में ऐसा कुछ है? देखो, ये हमारे उलमाए इकराम का जो सही तरीके से इनको दर्स दें कि अल्लाह और अल्लाह के तो वो तो फतवा देके उनको भी टिशू कर देंगे अगर वो दर्ज देंगे। नहीं करते। हमारे देखो हमारे मुल्क में जैसे कहते हैं ना कि एक मीडिया है, एक उलमा भी है, एक वकील भी है, एक अदलिया भी है, इसी तरह बहुत सारे हैं, उसमें उलमा लाजम शामिल है। ये समझाए अच्छा लेक्चर नहीं देते, असल नहीं जो अंदर की बात है अच्छा, वो नहीं देते कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। अल्लाह कहता है अपने आप को पहचानो, कौन हमारी पहचान कहता है? अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, कौन करवाता है? सही। चूंकि हमारे पास टाइम कम है, 2-3 मिनट रह गए हैं, तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए कि अब इसके बाद का जो खाना है। इसके बाद का हमारा आ गया 8वां खाना। दुश्मन के खाने में शक्ल मुश्तरी खाने की बैठी है। हाँ। दुश्मन हमें नुकसान नहीं दे सकता। दुश्मन हमारा चोर की तरह है। चोर किसी घर में डाका मारने के लिए आए, वो सोचता है कि घर वाले जाग रहे होंगे, असला होगा, वो तो खुद डरा होता है और हम उससे ज्यादा डर जाते हैं। कभी तो घर का भेदी भी तो लंका ढाता है। घर का भेदी लंका ढाए। और यहाँ पे मीर सादक, मीर जाफर बहुत हैं, कमी नहीं है, कमी नहीं उन लोगों गद्दारों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, आम लोग हिसाब लगाते 1947, ठीक है ना, एक साल उन्होंने हमें बुरा दिया, ठीक है ना। और देखो 10 और 11 कितने हो गए? 10 और 11 21, 3 बना। हिंदुओं ने अपने मजहब के मुताबिक 3 का हिस्सा नैश गिन के दे दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी 3 है। 786 को जमा करे 3 ही बनेंगे। अच्छा, ये चीज हमें बचाती है। नामों से भी, नामों के उससे ऐसा होता है ना, किसी को बोलते हैं इसका नाम चेंज कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, तो वो भी इसी तरह होता है। चेंज देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा नाम बामैनी रखो। आप एक बच्चे को चोर कह के बुलाएंगे, बड़ा होकर चोरियां लाजमी करेगा। सही। अच्छे नाम से पुकारो। नाम का असर इंसान की जिंदगी पे बहुत होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बिल्कुल जो है आपने बात की बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ इफ्तिखार हैदर साहब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। बड़ी मजे की इनसे बातें की, कुछ नई चीज, वही पुरानी घिसी पिटी चीजों से निकल आए बाहर, कुछ नई चीजें जानी, इल्म रमल के हवाले से जाना, पाकिस्तान जो है वो 2014 में कैसा रहेगा उसके हवाले से भी कुछ इन्होंने बातें कही। काफी बातें सही भी थी, कड़वी भी थी, लेकिन हमसे हजम करना कुछ मुश्किल है। दोबारा इनको अपने प्रोग्राम में दावत देंगे और कुछ इल्मों के नामों के हवाले से जानेंगे कि नामों का जो इल्म होता है वो किस तरीके से, क्या हिस्से होते हैं, किस तरीके से किसी की पर्सनालिटी पे उसका नाम इफेक्ट करता है। क्योंकि अक्सर सुना गया है कि जी नाम आप बदल दीजिए तो उससे ये होता है कि जी जिद की आदत खत्म हो जाएगी, या चिड़चिड़ापन या गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो दोबारा इफ्तिखार हैदर साहब को अपने स्टूडियो में दावत देंगे और उनसे ये जानेंगे कि नामों से इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हैदर साहब, इंशाल्लाह आपको दोबारा स्टूडियो में मदऊ करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारा सेकंड सेगमेंट बाकी है, तो देखते रहिए लाइव की सुबह। I'm designing for my overseas clients since last 15 years.
एंड अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल रिएक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ Now everyone asks why Asian Wedding? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Wedding. करिस्तानी बाजार है, उनको आजादी है, जो मस्जिदें बनाए उनको आजादी है, सबको आजादी है, तो इनके ऊपर क्यों पाबंदी कर रहे हैं? बात कर रहा था, ये मुल्क जो हमने हासिल किया था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हासिल किया था। तबर्रा से मुराद सबसे पहली बात तो ये कि गाली नहीं, ये नहीं है मलिक के साथ दहशतगर्द नहीं है, लश्कर जंगी दहशतगर्द नहीं है, वो नहीं बैठे थे स्टेज। अहले सुन्नत व जमात का तो नाम इस्तेमाल करते ना, अंजुमन सिपाही साहबा थी, सिपाही साहबा पाकिस्तान बनी और अब अहले सुन्नत व जमात जो कि एक मकतब का नाम है वो एक तंजीम ने इख्तियार किया। साहबा किराम खुलफाए राशिदीन हमारे लिए तकद्दुस है। बात करने दो ना यार, फिर आप बोलो ना, मुझे जाने दो। आपको कहने मतलब है कि सिर्फ हमें थ्रेट अमेरिका से इंटरनल कोई थ्रेट, जो लोग शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं है ना, वो एक फिरके के लिए कुर्बानी दी है, उम्मत मुसलमान के लिए कुर्बानी दी है। कितने अहले सुन्नत उलमा उठे कि हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है, ये आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, इनको सही तहकीकात होनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England.
let's talk about some other news from Formula One. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सेकंड सेगमेंट में थेस्पियंस थिएटर एंड फाउंडेशन के डायरेक्टर फैसल मलिक साहब। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे कोई बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने टाइम निकाला और व्यूअर्स को आगाही देने के लिए कि थेस्पियंस थिएटर क्या है और ये फाउंडेशन क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, थेस्पियंस थिएटर हमने 15 साल पहले इसकी बुनियाद रखी और हमने फिर थिएटर से इसका काम स्टार्ट किया। मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा यहाँ कराची से। सही। और उसके बाद बस शुरू में हमने हिस्टोरिकल प्लेस चूज किए, जैसे तालीम बालगा है जो बहुत मशहूर खेल है, इसके अलावा और भी थिएटर्स थे। और इसी तरह करते करते हम मुख्तलिफ प्लेस पे काम करते करते उसके बाद हम सोशल प्लेस पर आए और सोशल प्लेस पे हमने अभी रिसेंटली जो है मोबाइल थिएटर बनाया है जो कि ट्रक के ऊपर कंप्लीट कर्टन ओपनिंग कर्टन क्लोजिंग है और उससे हम हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत तरीके से आगाही की एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी हमने फरवरी 2013 में परफॉर्म किया जो कि 11 परफॉर्मेंसेस थी और कराची के स्लम एरियाज में थी। उसके बाद दूसरी हमने परफॉर्मेंस जो रखी वो जून के महीने में हम शदीद गर्मी में इंटीरियर सिंध चले गए। सही। और वहाँ पे टंडो मोहम्मद खान है, हैदराबाद है, पीर झंडो है, हाला है, सांगड़ है, इन जगहों पे हमने मोबाइल थिएटर के जरिए लोगों को ये बताया कि हाथ धोने के क्या फायदे होते हैं, रोजाना बाथ लेने के क्या फायदे होते हैं, मुंह हाथ धोने के क्या फायदे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा तो इलिटरेसी है और वहाँ पे लोगों को इस बारे में नहीं मालूम। तो हमने उनकी आगाही देने के लिए थिएटर के जरिए लोगों को ये मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये आप यकीन कीजिए बहुत मुश्किल काम है। हाँ। क्योंकि ये आप देखें कि पाकिस्तान की जितनी थिएटर कंपनीज हैं जो थिएटर काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है इक्का दुक्का ही होगी जो इस तरह ऑन ग्राउंड जाती है और वो अपना मैसेज देती है। माजी में भी कुछ थिएटर कंपनीज ने इसकी कोशिश की लेकिन उन लोगों ने फिर फर्दर उसको आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट काम। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है आपको और आपको ये करना पड़ता है कि इलाके के जो पुलिस है वो आपको इन्वॉल्व, सिक्योरिटी रीजंस हैं। उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग होती है इन इलाकों में, तो वहाँ पे कराची का एक कच्ची आबादी है श्री जिना कॉलोनी, वहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया तो उसके बाद वहाँ पे एक दो टीवी चैनल्स भी हमें कवर करने के लिए आए हुए थे। तो जब हमने परफॉर्म कर लिया और ट्रक को हम अनइंस्टॉल कर रहे थे मूव करने के लिए तो वहाँ के लोगों ने हम पे पत्थर मारना शुरू कर दिया। हाँ। और हमारे 2 आर्टिस्ट जख्मी हुए। अच्छा, उस दिन आपका क्या इशू क्या था? इशू हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। हमने सिर्फ वहाँ लोगों को जाके ये बताया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि बच्चों को पढ़ना लिखना आए, उनको अलिफ बे पे 1 2 3 ABCD का पता चले। के जरिए ही प्ले करके बिल्कुल हमने प्ले के जरिए उनको बताया। तो वो मेरा नहीं ख्याल था कि किसी कोई बड़ा उसमें इन्वॉल्व था। वो बच्चे क्योंकि ऑब्वियसली लिटरेट थे, उनको नहीं पता था, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने जो पत्थर उनको मिला वो मारना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने क्या किया कि हमारा छोटा सा जनरेटर उठा के अपने घर में ले गया, तो वो फिर हमारी टीम के कुछ लोग भागे उसके पास और उनके घर दरवाजा बजाया और फिर वो जनरेटर वापस निकाल के लाया। मतलब ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा है, बहुत डिफिकल्टीज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये हमारा मुल्क है, हमें करना है, बहरहाल हमें अवेयरनेस देनी है। टेलीविजन माना हर घर में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड जाके उनके मोहल्ले में जाके उनको पहले तो उन्हें कन्विंस करना एग्जैक्टली वो ये देखें। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बहुत कामयाबी हुई है। और उसके बाद जब हम एवेल्युएशन करते हैं इन प्रोजेक्ट्स का
تو हमें अंदाजा होता है कि 40 to 50% लोगों का माइंड चेंज हुआ है, जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम क्लेम नहीं करते हैं कि 60%, 70%, 80%, लेकिन हम कहते हैं 40% आधी आबादी का भी एक दिमाग चेंज हो जाए तो बाकी आबादी खुद ही मान जाती है। उसमें से कहते हैं, आप तो आधी आबादी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक बंदे का भी माइंड चेंज हो जाए तो हाँ, पूरे घर का माइंड चेंज। जी बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि कोई इसके इतने ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होते, लेकिन ये काम करने की बात है। अगर आप बहादुर हैं, आप में करेज है, आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करें, तो आपको जरूर ऑन ग्राउंड जाना है। जैसे आपने कहा कि इंटीरियर सिंध आप गए, तो आप लोगों का कितने दिन का स्टे रहा? जी हम लोग कोई 7 दिन वहां ठहरे, और हमें इंटीरियर सिंध के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमसे शो की, और हर जगह हम वहां गए और वहां जाके हमने रिक्वेस्ट की रहने की, तो लोगों ने अपने घर हमें दिए, लोगों ने हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस हमें ऑफर किए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके रहें, हम आपको 3 टाइम खाना भी देंगे, आपको हर चीज का ख्याल भी रखेंगे। तो ये चीजें बहुत इज्जत की बात थी। और मेरे अपने बहुत अच्छे जान पहचान के लोग वहाँ इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर हॉस्पिटैलिटी मिल जाती है। लेकिन मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी दोबारा कि जब आपने ट्रेनिंग हासिल की नापा से, तो यही क्यों चूज किया कि मैं इस तरीके से थिएटर्स करूं? क्योंकि हर बंदा अपनी जिंदगी में आसानियां चाहता है। जी बिल्कुल। क्यों नहीं आप टीवी की तरफ, टीवी मीडियम की तरफ गए? क्यों नहीं कुछ इस तरह का किया जिसमें आपको खुद सुकून मिलता? देखिए सुकून मुझे क्या इसी काम में मिलता मकसद है। क्या था आपका? देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है, सुकून मुझे उस काम में मिलता है जिसमें लोग खुश हों। ये शायद मुझे मेरे माँ बाप की तरफ से भी मिला, और उसके बाद ये कि मैंने जब ये चीजें देखी कि क्या पूरी दुनिया में, मैं 18 ममालिक में हम पाकिस्तान की तरफ से गए, और वहाँ हमने एंटरटेनिंग और कल्चरल प्रोग्राम्स किए, और डांस प्रोग्राम्स, थिएटर प्रोग्राम्स और म्यूजिकल प्रोग्राम्स। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार हमारा मुल्क अभी थोड़ा सा पीछे है, और हम अभी इवन जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज तक भी इतनी तरक्की नहीं हमने की है। लिहाजा उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि जब पूरी यूरोप, पूरा अमेरिका, जब मैंने सक्सेस स्टोरीज वहां जाके सुनी, तो मुझे पता चला कि लोगों ने थिएटर को एज अ टूल इस्तेमाल किया, और वो इतना शार्प टूल है कि छुरी से ज्यादा तेज धार थिएटर होता है। यानी कि आप कहीं पे भी जाके थिएटर के जरिए कहानी बयान करें और काम करना शुरू कर दें, इतना असर छोड़ दें, वो इतना असर छोड़ता है। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल में कह रहा हूँ कि आप किसी को बुरा भला भी कहना है तो आप थिएटर के जरिए कह दें तो वो बुरा नहीं मानेगा, हालांकि आप उसे 10 गालियां दे दें थिएटर के जरिए। तो ये वो एक ऐसा टूल है। स्टोरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली उसमें स्टोरी, उसमें आर्टिस्ट, आपका बैकग्राउंड लोकेशन, उसके बाद आपका इन्फ्लुएंसेस, आपका जो बंदा होस्ट कर रहा है उस सेरेमनी को, और मतलब ये बड़ी चीजें, उसका कंटेंट कैसा है, उसका प्रायर होमवर्क कैसा है, इस पे हमें बहुत मेहनत से काम करना होता है। जब ये आपने थेस्पियंस थिएटर स्टार्ट किया, किन दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारे मुल्क में थिएटर तो अब कोई 2-4-6 साल से आना शुरू हुआ, जब से नापा कराची में बना, वरना लाहौर में तो खैर बहुत अरसे से ही हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि थिएटर को एज अ फील्ड लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब हम किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे, हम कहते थे आप हमें स्पॉन्सर कर दें, या किसी डोनर के पास जाते थे, हम कहते थे आप हमें फंड थोड़ा बहुत दे दें जिसके ऊपर हम काम करें, तो लोग आगे से कहते थे यार ये तुम किस काम में लग गए हो, मतलब ये कोई फील्ड ही नहीं है। और टीवी क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, और बहुत टीवी घर घर में, तो लोग कहते थे टीवी की तरफ जाओ भाई, टीवी में जाओ, एक स्टूडियो में काम करो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, टीवी पे चलेगा, पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, ऑब्वियसली। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना। मुझे पता नहीं क्यों मैं शुरू से ही मुश्किलात पसंद इंसान रहा, और नापा में भी जब पढ़ रहे थे तो जाहिर है नापा की स्टडी भी इतनी आसान नहीं है, वहाँ भी उस वक्त भी आपका कोई ग्रुप वगैरह होगा, तो उनमें से कुछ लोग आपके साथ थे? जी शुरू में बिल्कुल थे, उसके बाद सब 1 by 1 जो है वो टेलीविजन की तरफ चले गए। और जब मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे तो अब काम खुद ही करना होगा, और आप ये देखें कि नापा में जो थिएटर हुआ, नापा के थिएटर से फर्स्ट बैच में से अभी तक कोई ऐसा शख्स मुझे नजर नहीं आया जिसने अपनी थिएटर कंपनी बनाई हो या वो थिएटर चला रहा हो। हाँ, लोग फ्रीलांस के तौर पे हायर होते हैं, काम करते हैं, पैसे लेते हैं और घर चले जाते हैं। तो आपको किसने सपोर्ट किया? आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली या उन्होंने भी कहा? देखिए मुझे सबने सपोर्ट किया, मुझे फैमिली ने भी सपोर्ट किया। शुरू में जहां थोड़ा बहुत हो सका, सिंध की कल्चर मिनिस्ट्री ने सपोर्ट किया, मुझे यूएस गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि भाई जो है तुम हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करो, तुम स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स कर लो, पाकिस्तान में हमें कुछ ना कुछ तो करना है। गोएथे इंस्टीट्यूट का भी बड़ा हाथ रहा जिसमें जर्मन कल्चरल सेंटर ने हमारे साथ काम किया। तो इस तरह सभी ने सपोर्ट किया। ऐसे बात पहला जो आपका प्ले था
वो कौन सा था, उसमें कौन सा इशू जो था वो उजागर किया गया था? जी, हमने एक इंडियन प्ले था रीता देवी का और दूध फट गया के नाम से, और वो कॉमेडी प्ले था, और वो हमने पीएसीसी में क्यों, मतलब क्योंकि मैं पाकिस्तान के राइटर्स का काम ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। सही। और जो नापा से ज़िया मोहिद्दीन ने हमें सिखाया था वो सारा का सारा बहुत ही क्लास का काम था और बहुत हाई फाई। तो जब मैं स्क्रिप्ट ढूंढता था मैं कहता था मुझे ऐसा स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिल रहा जो मैं नापा में करके आया। और नापा में ज्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट्स पढ़ाए जाते हैं क्योंकि इंडिया में की इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और हमारी जबान भी कमोबेश सेम है। उसके बाद ये कि फिर अडॉप्टेड प्लेस हुआ करते थे जो अमेरिकन प्लेस थे, यूरोपियन प्लेस थे, रशियन प्लेस थे, चाइनीज एंड जापानीज प्लेस थे, उनको पाकिस्तानी जबान में अडॉप्ट किया जाता था और वो किए जाते थे। तो इस वजह से फिर जब मैंने देखा कि नहीं हो रहा, फिर उसके बाद मैंने प्लेस खुद बनाना शुरू किया और मैंने कहा कि भाई हमें कोई ऐसा अप्रोप्रिएट थिएटर राइटर नहीं मिलता जो कि उस लेवल पे काम करे जो नापा के प्लेस, और नापा भी खुद नहीं लिखता बल्कि नापा भी अडॉप्ट करता है। सही। नापा ज्यादातर प्लेस अडेप्टेशन पे काम कर रहा है, मां सिवाय इक्का दुक्का प्लेस की जो वो उनके कोई राइटर्स, कोई स्टूडेंट राइटर्स लिख रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत डॉक्टर अनवर सज्जाद जो हमारा बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, उनसे तो एक दो क्लासेस ली, तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो काम भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब जो अपने प्लेस की स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं वो आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबली मैं और मेरे साथ मेरे एसोसिएट डायरेक्टर है नौमान महमूद, हम दोनों मिलके ही स्टोरी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और उसके बाद स्टोरी को बनाते हैं और बनाने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करते हैं और बड़ा पजीराई मिलती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, पहले हम दोबारा उसी पे आ जाते हैं, जो पहला आपने प्ले किया था वो नाम बताया? रीता देवी का लिखा हुआ प्ले था और दूध फट गया, ये इंडियन राइटर है। बिल्कुल। तो इसके जरिए क्या मैसेज दिया था? इसके जरिए हमने बेसिकली घरेलू जो मसाइल, डोमेस्टिक वायलेंस है वो हमने पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर कराची में हमने परफॉर्म किया था। 3 दिन का प्ले था, ये खेला गया और उसमें हमने सिर्फ यही बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह हमें खत्म करना है। और रीता देवी ने बहुत अच्छा उसमें ये लिखा हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे खत्म किया जाएगा, किस तरह नानियां दादियां ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं, घर के बच्चों में जो लड़ाइयां हो जाती हैं या दो भाइयों में कुदूरतें पैदा हो जाती हैं। सबसे पहला कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की इफादियत। जी बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि यूरोप अमेरिका में तो नहीं है ये सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि चीज चलती रहे कि जब ईदें, शबरातें और रमजान आते हैं और सब मिल के इफ्तार करते हैं तो ये एक माहौल होता है। तो ये ड्रामा, मैंने आपसे कहा कि थिएटर इतना शार्प टूल है कि उसके जरिए तो आप ऐसी ऐसी चीजें लोगों को बता दें कि लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या आप हमें बता रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सुना। और ना ही टेलीविजन प्लेस इस टॉपिक पे आते हैं। टेलीविजन प्लेस भी ज्यादातर कमर्शियल हो चुके हैं, इसलिए ज्यादातर वही कहानियां चलती हैं जो घर में आपस में लड़ाई झगड़े, कोल्ड वॉर्स, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, या इसके अलावा या रोमांटिक स्टोरीज चल रही होती हैं। अब देखिए आने वाले फरवरी में 14 फरवरी आएगा तो वो धड़ाधड़ रोमांसिज्म और ये, तो ये चीजें हम लोग खुद बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमारी फैमिली सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो रही है, टूट रही है और हमें इस तरफ देखना है कि हम कितना रोमांटिसिज्म को आगे लेके जाएं जो एक हद में रहे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो जिसपे आपने प्ले किया हो और जो अभी तक आपको फील कर? मैंने रिसेंटली एक प्ले किया था HIV एड्स के ऊपर और वो जर्मन कल्चरल सेंटर में हमारे उस मोबाइल ट्रक पे हुआ और उसको माशाल्लाह तमाम ही मीडिया ने भी कवर किया और तमाम लोगों ने, और बड़े अच्छे लोग वहां देखने आए और सेलिब्रिटीज भी आए देखने। वहां पे इत्तेफाक से एक NGO कुछ HIV एड्स के मरीजों को ले आई, वो हमें नहीं मालूम था, वो सरप्राइजिंगली वो लोग आए और ऑडियंस में बैठ गए क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए हमने रखा हुआ था, क्योंकि आम पैगाम है जहां तक पहुंचे। तो जब प्ले खत्म हो गया तो उसके बाद एक साहब आए और वो रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि भाई आई एम द विक्टिम ऑफ दिस डिजीज। तो मैंने कहा ओह, मुझे नहीं मालूम था। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ओरिजिनल स्टोरी बताता हूँ और ओरिजिनल स्टोरी को आप स्टेज करें क्योंकि आपने जो कहानी बनाई है वो फर्जी है। मैंने कहा देखिए फर्जी, आपकी कहानी में क्या क्या दिखाया गया? अब हमने मैक्सिमम लोगों को ही बताया था कि भाई जो है वो एड्स कैसे हो जाता है, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस इतने बढ़ गए हैं और क्यों जो खातून है वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं होती और वो दूसरे लोगों तक जाती है, या हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं होता। ये बड़ा ओपन सब्जेक्ट था और हमने लोगों को ये बड़ा क्लियरली बताया
کہ کس طرح آپ کو ایک ہی شریک حیات تک رہنا ہے, آپ کو میکسیمم لوگوں تک نہیں پھیلنا, ورنہ یہ ڈیزیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ ایسی ڈیزیز ہے کہ آپ کی جان لے لے گی. تو یہ چیزیں جب ہم نے اسٹیج پہ بتائیں لوگوں کو تھیٹر کے ذریعے, تو لوگ بڑا وہ ہوئے, لوگ کہتے ہیں یار ہم نے سنا ضرور تھا HIV ایڈس کے بارے میں, ہم نے سنا تھا کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے, ہمیں سب پتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہمارے فیملیز میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے. ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بچوں کو اوائڈ کرائیں. موبائل فون پہ بچے اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں آج کل, اور پوری رات چیٹس ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, دن میں اسکول کالجز جاتے ہیں تو دماغ اٹینٹو نہیں ہوتا, پڑھائی میں غلط نمبر آتے ہیں. موبائل پیکیجز کا بھی تو قصور ہے, انہوں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو پروفٹ ارن کر رہے ہیں, آپ ان کو منع کریں گے, کسی نہ کسی کو رشوت کھلائی جائے گی, وہ پھر پیکج. آپ دیکھیں نا پچھلے 10 سالوں میں کتنی دفعہ پابندی کی بات آئی کہ ہم بند کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, لیکن نہیں ہوا. تو کیوں نہ ہم پھر اپنی فیملی کی طرف ہی تھوڑا سا توجہ دے دیں. ایٹ لیسٹ پورا ملک ٹھیک نہیں ہو رہا تو اپنی فیملی تو ٹھیک ہو نا, اپنا گھر تو ٹھیک ہو جس کے ہم سربراہ ہیں, جس کو ہم پال رہے ہیں, جس کو ہم افورڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل رہی ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے, ذکر کر رہے تھے کہ وہ صاحب آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا جی, انہوں نے ذکر کیا اور وہ رو پڑے. انہوں نے کہا ان کی مسز ان کے ساتھ تھیں, اور وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ایڈز ہو گیا. میں نے کہا کب ہوا؟ کہہ رہے کہ 3 سال ہو گئے. تو میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے اس کے بعد سے میں بہت دور ہو گیا ہوں, اور میں یہ جو میری سیکشول لائف تھی اس تک ختم ہو چکی ہے وہ میری, اور میں صرف اب اپنے موت کا انتظار کر رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس موت کا انتظار, کہہ رہے ہیں NGOs ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے نا تھوڑی ڈھارس دی ہے, تھوڑا یہ عقل دی ہے, ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید آنے والے 2-4 ہفتوں میں ہماری ڈیتھ ہو جائے گی. مطلب یہ چیزیں وہ ہیں کہ تھیٹر کے ذریعے آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں. ایون پرائیویٹ کمپنیز تھیٹر کے ذریعے اتنی مارکیٹنگ کرتی ہیں, پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی کوئی کمپنی رن کرتے ہیں یا کوئی NGO رن کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں, اور ہم ان کو ایسے سولوشنز دیں گے تھیٹر کے ذریعے کہ وہ اتنا پیسہ جو ٹیلی ویژن پہ خرچ کر رہے ہیں, جو ہورڈنگز پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ کیوں نہ پرسن ٹو پرسن پہ لگا کے اور مطلب اچھی برانڈنگ کریں اپنی کمپنی کی تھیٹر کے ذریعے, جو کہ بہت ضروری ہے. اچھا, تھیسپینز فاؤنڈیشن پہ آ جاتے ہیں جی, اس حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں وہ پیسے جو ہم تھیسپین تھیٹر سے کماتے ہیں, وہ ہم جو کہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے, وہ ہم تھیسپین فاؤنڈیشن چیریٹی پہ خرچ کرتے ہیں. میں مائی سیلف کوئی سیلری نہیں لیتا ہوں اس فاؤنڈیشن سے, میں آنریری کام کرتا ہوں. ہاں, میرے جو امپلائیز ہیں وہ ضرور سیلری لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک بس کو دا فلائنگ کلاس روم کے نام سے بنایا, اور اس بس کو ہم نے کلاس روم رینوویٹ کیا. اس میں ہم نے کمپلیٹ بورڈ لگا کے اور وہ کر کے, وہ ہم نے ایک کچی آبادی ہے یہاں کراچی میں, اسلام ایریا ہے, اختر کالونی, وہاں پہ ہم نے 3 بس اسٹاپ خود ہی سے ہم نے فائنل کیے, بھئی ایک ہمارا یہ بس اسٹاپ ہوگا, ایک یہ بس اسٹاپ ہوگا. وہ بس روزانہ صبح تینوں بس اسٹاپ پہ جاتی ہے. اچھا, وہاں بچے اور ان کے پیرنٹس پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ بس میں بیٹھتے ہیں, بس وہیں پارک ہوتی ہے اسی بس اسٹاپ پہ, 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ بس موو ہو کے اگلی کلاس کے لیے اگلے بس اسٹاپ پہ چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 4 بیچز پاس آؤٹ کیے, اور چاروں بیچز کے تمام بچوں کو پھر ہم نے, اچھا یہ جو کلاسز ہیں یہ پرائمری, نرسری, کلاس 1 تک ہم کر رہے ہیں. ہم 2 کلاس کو بھی, کیونکہ بس ہے, بس میں 25 سیٹر بس میں کیا آپ کریں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم پھر انہیں گورنمنٹ سکولز میں, یا پھر وہ سکولز جو ہیں جن سکولوں کے اندر فری بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, غریب بچوں کو, وہاں ہم خود جا کے ان کو ایڈمیشن کرواتے ہیں, اور پھر ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو مطلب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں جسے آپ لٹریسی کہیں, یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک لٹریس وہ انسان ہوتا ہے جو پڑھ سکے, لکھ سکے اور سمجھ سکے. یہ تو وہ لٹریسی, تو وہ ایٹ لیسٹ ہم پورا کر دیتے ہیں اور انہیں اسکولوں تک لے کے جاتے ہیں. جی ویورز, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ فیصل ملک کتنی اچھی انفارمیٹیو باتیں بتا رہے ہیں, فلائنگ بس کے حوالے سے بتا رہے ہیں. میں نے تو مطلب آج کی دنیا میں اس طرح کی سوچ لوگوں کی نہیں دیکھی, کیونکہ یہاں پہ ہر شخص ایک پیسہ کمانے کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے. شاید ان کی باتیں سن کر ہی کچھ لوگوں کے دل بدل جائیں, ذہن بدل جائیں, اور وہ جو اتنا مال تجوریوں میں جمع کر رہے ہیں شاید اس طرح کے جو فاؤنڈیشنز ہیں وہاں پر جا کے ڈونیٹ کریں. تو ویورز, یہاں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ جو 10 محرم عاشورہ کو راولپنڈی انسیڈنس ہوا, اس کے متعلق جو سامنے ہوا, ایک دہشت گرد ٹولہ ہے
जो अपना काम कर रहा है उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दों का एक ग्रुप है, ये काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है। मेरा सवाल है, आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं, ये जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे न शियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4 पॉइंट में जाता है। ये हम फ्यूचर में भी किस तरह वर्क करेंगे? हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक, हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या है जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलाद उन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के नहीं करते रहेंगे, मिलाद उन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फ्लाइंग क्लासरूम के हवाले से, फ्लाइंग थिएटर्स के हवाले से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या जो इस प्ले में एक्ट करते हैं, वो जो एक्टर्स होते हैं, वो उनको आप ट्रेनिंग देते हैं? किस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, किस तरीके से आते हैं? देखिए, ये होता है कि हम रैंडमली स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को चूज करते हैं। नॉर्मली हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ ऑडिशंस कंडक्ट करते हैं। या फिर ये होता है कि क्योंकि हमारा एक नाम है, लोग हमें अब जानते हैं, तो वो ये होता है कि लोग फेसबुक के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमारा नंबर लेके या ईमेल लेके हमें राब्ता करते हैं। फिर हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो आते हैं, ऑडिशन होता है। फिर हम देखते हैं कि जिसमें कम से कम 50% या 40% इतना हो कि हम उन्हें अगर सिखाएं तो हमें खुद ना लगे कि हम किसी जानवर को सिखा रहे हैं, बल्कि लगे कि इंसान को ही सिखा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, वो कहते हैं जी मैंने मास्टर्स किया है, मैंने BA किया हुआ है, लेकिन वो काम कराओ तो वो समझ ही नहीं आता, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता। तो हम फिर उनसे भागते, हम कहते हैं यार हम इतना वक्त जो हम तुम पे लगाएंगे, इतने में तो हम 4 अदाकार तैयार कर लेंगे जितना एक बंदे को। तो इस वजह से फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन अब इसका बहुत आसान तरीका है। तो ये जो आपके ऑडिशन वगैरह होते हैं, इसकी जो अपडेट है वो आपके फेसबुक के पेज पे या इसकी कोई अपनी वेबसाइट? नहीं, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक वेबसाइट है हमारी www.thespians.org और हमारा फेसबुक पेज है थेस्पियंस थिएटर। फेसबुक पे जाएं और सिर्फ सिंपल सर्च में थेस्पियंस, आखिर में थेस्पियंस के Z आ रहा है, थेस्पियंस थिएटर, ये लिख लें तो आप को मिल जाएंगे। आप आइए हमारे तो जो भी आपके ऑडिशंस वगैरह होते होंगे, आप उसकी अनाउंसमेंट पहले से जी बिल्कुल, और जहां आप प्ले जो है वो जो भी आपका प्ले कर रहे होते हैं, तो वो उसकी भी जो अपडेट है वो उसी पर हर चीज उस पर आती है। हम जो पोस्ट इवेंट जो चीजें होती हैं, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसके वीडियो प्रोमोज हैं, सब हमने डाले हुए होते हैं। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं वो सब आएं, उसको देखें और समझें इन चीजों को, और अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, कोई ऐसा इशू अब तक आया हो जिसपे स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए बहुत डिफिकल्टी हुई हो या बहुत आपने रिसर्च किया हो? अभी हमने रिसेंटली एक कैंपेन की, एंटी ड्रग्स कैंपेन, जिसमें एंटी नार्कोटिक फोर्स सिंध ने हमें सपोर्ट किया, गोयथे इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया। उसकी हम रिसर्च कर रहे थे स्क्रिप्ट लिखने से पहले, मैं और मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं नौमान महमूद। हम दोनों ने मिलकर जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि हमारे मुल्क की आधी से ज्यादा यूथ जो है वो टोबैको लेती है। सही, सारी और किस फॉर्म में लेती है ये भी नहीं पता जी। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे मुल्क के वो तकरीबन 10 से 15 लाख कंफर्म लोग हैं जो हशीश और हेरोइन पीते हैं। कंफर्म लोग हैं 10 से 15 लाख हमारे मुल्क में जो हशीश और इसकी फॉर्म्स भी बताइएगा। इसकी काफी फॉर्म्स हैं, जिसमें हशीश भी है, जिसमें चर्च है। मतलब क्या स्मोकिंग के जरिए भी किया जाता है? ऑफ कोर्स, ये स्मोकिंग के जरिए, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये देखा कि उसमें ये बच्चे क्या करते हैं कि सिगरेट्स बाजार से खरीदते हैं और उसमें तंबाकू के अंदर मिक्स करके और फिर वो उसको स्मोक करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्म होता है
ان کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک اچھا، اور یہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں جی ایم اور اس طرح کی جو پروڈکٹس obviously یہ تمباکو میں اس میں ایوری تھنگ، ہر چیز نشے میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام میں بھی نشہ حرام ہے، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ کیوں نہ ہو. آپ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں obviously ان کو پتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو سوشل ہیبٹ ہے اور یہ تو ہم فیشن میں پیتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام میں نشہ کرنا کتنا سخت گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا نشہ ہو، کسی بھی چیز کا. تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی ہمیں منع ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو خود ایک ایک دن موت کے قریب جا رہے ہیں. وہ قبر ہمیں بلا رہی ہے روزانہ کہ آؤ بھائی میں تو بیٹھی ہوں تمہارے لیے اور آ کے پڑھو اس گڑھے کے اندر. تو یہ اسموکنگ ہوا، یہ ڈرگ ہوا، یہ پان گٹکا ہوا، کسی نہ کسی طرح ہم ڈیزیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، بیماریوں کی طرف. اور وہ بیماریاں اچانک جب ہمارے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے، یورین ٹیسٹ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، مجھے یہ بیماری ہو گئی یا مجھے فلاں بیماری ہو گئی. تو یہ بیسکلی تو اس لیے تھیٹر کے ذریعے ہم نے یہ زیادہ تر کراچی کے جو ایلیٹ کلاس کے علاقے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ ایلیٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. بچوں کو گائیڈنس نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل بچوں کو گائیڈنس نہیں ہے. لوگ ڈرگز لیتے ہیں، بچے ڈرگز سوشلائزنگ کے لیے بھی لیتے ہیں، بچے ڈرگز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی لیتے ہیں، اور بچے ڈرگز نہ جانے کس کس وجہ سے لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک تھیٹر گروپ ہے یہاں کراچی میں اور ان کے یہاں ریہرسلز ہو رہی تھی. ان کے ڈائریکٹر نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کی 2 لڑکیوں میں لڑائی ہو گئی، 2 گروپ میں بڑی نارمل سی مماری سی ہوئی. اور اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکی نے جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ ملتی ہے مارکیٹ سے، ریٹالین. وہ ریٹالین جو ٹیبلٹ ہے وہ نارملی بچے یا بڑے اس وقت کھاتے ہیں جب وہ اسٹڈیز کر رہے ہوں، ان کے ایگزام سر پہ ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کے وہ پڑھائی کر سکیں. صبح میں امتحان ہے، وہ جاگنے کے لیے ہوتی ہے. تو وہ ہر مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ہر میڈیکل اسٹور پہ. وہ ہوا یہ کہ اس نے وہ ریٹالین کی ایک ٹیبلٹ لی، اس کو پیس کے اس نے تمباکو میں ملا لیا اور وہ اس نے اسموک کر لیا. اور اس کے بعد وہ بچی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح پیا جائے تو 10 دن تک آپ کو نیند نہیں آتی. اور 6 دن اس بچی نے سوسائڈ کی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد جب ریزنز پتہ چلا تو پھر اس میڈیکل سٹور تک بھی ہم گئے جہاں تک کہ جہاں سے اس نے وہ ریٹالین کی ٹیبلٹ خریدی تھی. تو اس نے بولا جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میں نے تو پڑھنا ہے. تو میڈیکل سٹور کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح نہیں دیتے ہیں جب تک ڈاکٹر پرسکرائب نہ کرے. صحیح کہتے ہیں. لیکن وہ 6 دن انہوں نے کیوں سوسائڈ کر لی؟ مطلب بیکاز وہ نیند نہیں آ رہی تھی اس کو. نیند اللہ پاک نے اتنا اہم ایک جزو رکھا ہے. آپ نیند کی ٹیبلٹ بھی لو پھر وہ بھی اثر نہیں کرتی؟ نہیں بالکل نہیں. آپ کیا کریں گے؟ یو کانٹ ڈو دیٹ اینی تھنگ. کیونکہ آپ نے جب اینٹی سلیپنگ لے لی ہے تو وہ، اور وہ بھی اسموک کے ذریعے لیا آپ نے، کھائی نہیں ہے، اسموک کیا ہے. تو اسموک تو آپ کو ختم کر دیتا ہے اندر سے. آپ کے جسم کے لنگز، آپ کے پھیپھڑے، آپ کی انسٹنٹ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس پلے کے بعد کیا فیڈ بیک آیا؟ اینٹی ڈرگ کے بعد بہت اچھا فیڈ بیک آیا. ہم نے کئی یونیورسٹیز میں جب کیا تو وہ بچے جو اسموکنگ کرتے ہوئے آئے ہمارے پروگرام کو دیکھ کے تو اس کے بعد ان کو شرمساری فیل ہوئی، انہوں نے وہیں اپنے سگریٹس بجھائے. اور آتے بھی نہیں ہیں لوگ نا، جب اس طرح جی چھوڑنا تو ہوتا نہیں ہے، توجہ دینی ہوتی نہیں ہے. بالکل. پاکستان کے بڑے اچھے کمپیئر ہیں مزاحیہ فیصل قاضی، تو وہ ہماری اوپننگ سیریمنی میں آئے اور جب انہوں نے اتنا اچھا کام دیکھا اور اتنا اچھا پیغام دیکھا تو انہوں نے خود اسی وقت اسموکنگ کوئٹ کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے اپنے ماربل لائٹ کا جو پیکٹ تھا وہ نکالا اور انہوں نے وہیں توڑا اور انہوں نے کہا کہ آپ سب پریس میڈیا دیکھ لے کہ آج کے بعد میرے ہاتھ میں آپ کو سگریٹ نظر نہیں آئے. یہ ہماری بڑی اچیومنٹ. ایگزیکٹلی. اور پتہ ہے کیا، اس طرح کے اگر اس طرح کی چیز میں اگر اس طرح کی بھی سپورٹ ملے تو بہت سارے ایسے ویورز ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز کو پسند کرتے ہیں، ان کے طریقے کو، ان کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اس طریقے سے ہماری جنریشن کو موٹیویٹ کریں تو میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اچھا آپ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آئیں ذرا سا آگے اور ہمیں سپورٹ کریں. آپ فائنینشلی سپورٹ کریں گے یا مورل سپورٹ کریں گے، اس سپورٹ کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی سپورٹ کر رہی ہے اور آپ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن باہر ہیں وہ سب ہمیں سپورٹ کریں. ہماری فاؤنڈیشن ہے تیسپنس فاؤنڈیشن جو کہ ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے، موبائل سکولز پہ کام کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی میں یا گاؤں دیہات میں کوئی زمین لے کے اس پہ پراپر سکول بنائیں
اور اسکول کو باقاعدہ ایک ہماری مینجمنٹ ٹیم رن کرے اور اچھے اساتذہ وہاں بچوں کو پڑھائیں تو obviously یہ سب کا صدقہ جاریہ ہے. آپ سب آئیں, ہم سے رابطہ کریں. ہماری ویب سائٹ ہے thespians.org اور ہمیں فیس بک کے تھرو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھیسپینز فاؤنڈیشن آپ لکھیں گے, تھیسپینز کے آخر میں زی ہے, شاید یہ اسکرین پہ بھی آپ کے پاس چل رہا ہوگا. تھیسپینز فاؤنڈیشن, ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کے منتظر ہیں. بہت شکریہ آپ کا فیصل ملک کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ویورز کو بہت ساری انفارمیٹو باتیں بتائیں اور تھیٹر کے حوالے سے بتایا کہ کس طریقے سے ہم ایکٹنگ کے ذریعے بھی جو ہے وہ لوگوں کو ایک اچھا میسج دے سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کیونکہ آج کل ایسا ہو نہیں رہا. بیسکلی اگر میں اب ٹیلی ویژن میڈیم کی بات کروں گی تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو, جیسے آج کل کرائم پہ بڑے پروگرامز بن رہے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک طریقے سے ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اچھا اس طریقے سے بھی کرائم ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ ہماری خلاف ہاں, میں بہت خلاف ہوں ری انیکٹمنٹس کے, کیونکہ ری انیکٹمنٹس پہ پرائیویٹ چینل جتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور جتنا, کیونکہ ان کو ایک پروگرام چاہیے کیونکہ انہوں نے اسپانسر لینا ہے, تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ نیوز چینل پہ نیوز کے علاوہ انفرٹینمنٹ میں کیا چل سکتا ہے, تو وہ انفرٹینمنٹ میں اس کو چلا رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. ہماری یوتھ یقین کیجئے اتنی جلدی نیگیٹیوٹی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے, مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں, ان کا اینڈ وہ دکھاتے ہیں, بٹ یہ کہ وہ اپنے مطلب کی چیز اس میں سے نکال لیتے ہیں. آف کورس کرائم کیسے ہوتا ہے, پسٹل کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹیلی فون پہ دھمکیاں کیسے دی جا سکتی ہیں, خدا نخواستہ اغوا کیسے کیا, یہ اتنی غلط چیز ہے. مطلب ایک اور پروگرام میں میں نے دیکھا ایک ٹی وی چینل میں جس میں دکھایا کہ ایک بچے نے, ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ پرائز بانڈ ہے, جاؤ تم بینک سے لے کر آ جاؤ کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ بینک چلا بھی گیا, اس نے کیش بھی کر لیا, لیکن اس کے بعد وہ پیسوں کے ساتھ کیا کیا وہ میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے کہ ایک بیوہ ماں اس طرح. تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ ٹیلی ویژن پہ چلنی چاہیے. جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے مائنڈ میں کس طریقے کیا امیج بیٹھتا ہے کہ اچھا آپ یہ بھی طریقہ کر سکتے ہو, جو کالج کی اسکول گرلز ہیں ان کو کیا میسج جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور سب سے اہم چیز یہ آپ دیکھیے کہ کچھ پرائیویٹ ٹی وی چینلز یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے ڈفرنٹ پارکس میں چلے جاتے ہیں, وہاں اگر کوئی لڑکا لڑکی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ کیمرہ لے گئے اور ان سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے وچ از ریڈیکولس, کیونکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر ملک میں پرائیویسی کا ایک قانون ہوتا ہے, اور پرائیویسی ہے. اگر لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام میں آپ کو کرتے نظر آئیں تو ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, نہ کہ ان کو آپ ٹیلی ویژن پہ لا کے ایکسپوز کریں, خدا نخواستہ ان پہ پرچہ کٹے, خدا نخواستہ ان کا گھر برباد ہو اور وہ بچے بھی برباد ہوں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے, اور کئی بچیوں نے سوسائڈ بھی کیا, جو بچیاں اس طرح چپکے سے کیمراز پہ ٹی وی پہ دکھایا گیا, اور گھر والوں نے پابندی بھی لگا دی. مطلب کوئی اچھا رزلٹ اچھا نہیں ہے. تو کاؤنسلنگ بہت ضرورت ہے, اور ہمارے ہاں وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, وہ مینٹرشپ کریں ان بچوں کی. اس طرح کے بچے ڈھونڈے جائیں. ٹیلی ویژن چینل کو چاہیے کہ اس طرح کے بچوں کو ڈھونڈ کے آف دا کیمرہ, ناٹ آن دا کیمرہ, آف دا کیمرہ لے جائیں اور مینٹرشپ کروائیں. یہ بہت ضروری. اور ویسے میڈیا کے تھرو بھی اس طریقے سے دکھائیں کہ وہ لوگ اس سے انسپائر نہ ہو کہ لڑکے لڑکی میں فرینڈشپ اس طرح ہو سکتی ہے, افیئر چل سکتا ہے. ایک اچھا ایک مثبت چیز دکھائیں جس سے وہ سمجھے کہ اچھا نہیں اس وے میں بھی جا سکتے ہیں, یہ بھی ایک وے ہے. بالکل. یہ نیگیٹو مطلب نیگیٹو نہ لے کے جائیں, پازیٹو بھی کوئی چیزیں ایسی دکھائیں کہ وہ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو آپ لوگ سوشل ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ کا مقصد ہی میسج دینا ہے, بٹ یہ کہ پلے کے ذریعے دینا ہے کہ لوگ انٹرٹین بھی ہوں. اور پلے میں وہ کہتے ہیں نا بچے کو سکھانا ہوتا ہے تو اسے کھیل میں سکھاؤ. تو وہ جو بڑا بندہ بھی ہوتا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے, وہ اسی طرح سیکھتا ہے. اگر اسے زبردستی کی جائے تو وہ کبھی بھی آپ کی بات ایکسپٹ نہیں کرے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو اسی طرح بس یہ کہ جس طرح موبائل فونز کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم تھیٹر کے ذریعے بنانے والے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرائیں موبائل سے, ایک حد تک بچوں کو موبائل دیں. آج تو کلاس 5 کلاس 4 کے بچے کے پاس موبائل فون ہے, اور ان کی ڈیمانڈیں بھی بہت ہیں. موبائل فون تو ٹھیک ہے, اس پہ انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے, اس میں ہمیں فیس بک بھی یوز کرنی ہے. نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم ہے, روز ایک پیج بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور مطلب میں بھی شاید اس میں شامل ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہی کہ میں, لیکن یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے, کرنا چاہیے, کچھ نہیں تو صرف اپنی ذات سے کرنا چاہیے. بالکل. یہ کہ بہت مزہ آیا, بہت اچھی باتیں, کافی انفارمیٹیو باتیں آپ سے کی, اور یہ کہ ویورز یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دے. ہمارا پروگرام یہ نہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ریٹنگ کی دوڑ میں لگ جائیں. ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کافی مفید باتیں بتائیں جو انہیں بعد میں بھی کام
में आए। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और वो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या कोई अच्छा नेक मकसद आपके जहन में है और वो आप नहीं कर पा रहे हैं विदाउट किसी टीम के, तो आप हमें जो है फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइए। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है thelifetv.tv, वहां पर जाकर आप अपनी अटेंडेंस लगवाइए और ईमेल कीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो इजाजत दीजिए सना फैसल को, अल्लाह हाफ़िज़।